क्लास 12 चैप्टर 1 ईंटें मन के व अस्थियाँ। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम नए प्रश्न लेकर आए हैं। मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। सभी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और अपने रजिस्टर में उतार कर दोहरान करते रहिए। आइए विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न को शांति से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और हम उसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। इस प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन से संबंधित वर्णन पूछा गया है। अब हम बिंदुवार इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। उत्तर: हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन अनेक व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित था। प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां इस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, हम उनका एक एक कर वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम एक कृषि। हड़प्पा सभ्यता की जो मूल व्यावसायिक व्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। मूलतः हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित थी। गेहूं, धान, बाजरा, कपास, दाल, चना, तेल आदि की खेती हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा की जाती थी। हल तथा बैलों का प्रयोग जुताई हेतु किया जाता था तथा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता मूलतः कृषि आधारित थी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, पशुपालन। पशुपालन कृषि आधारित दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। वे मुख्य रूप से गाय, बैल, बकरी, कुत्ते, सूअर, ऊंट, मुर्गियां आदि पशु पालते थे। तीसरा बिंदु, व्यापार। सिंधु घाटी के निवासी न केवल अपने देश वरन विदेशों से भी व्यापार करते थे। सोना, चांदी, तांबे और कीमती पत्थरों और मूर्तियां तथा बर्तनों से पता चलता है कि इनका विदेशों से आयात किया जाता था। अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिणी और पूर्वी भारत, कश्मीर, मैसूर आदि से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इनके व्यापार का अनुमान लगाया जाता है। अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबे के आयात के प्रमाण मिलते हैं। विदेशी व्यापार के लिए लोथल बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी और उनका आर्थिक जीवन पूर्ण रूप से वर्तमान हमारे आर्थिक जीवन की तरह ही सक्रिय था। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न भी बनते हैं, जिन्हें हम साथ के साथ देखते हैं। यहाँ प्रश्न था कि विदेशी व्यापार के लिए लोथल बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। तो विद्यार्थियों, हमें ज्ञात होना चाहिए कि लोथल बंदरगाह वर्तमान में गुजरात में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल बंदरगाह गोदीबाड़े के लिए या डॉक यार्ड के लिए या बंदरगाह के लिए जाना जाता था। अरब प्रायद्वीप से ओमान से तांबे का आयात के जो प्रमाण मिलते हैं, इससे यहाँ प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था। तो हम पूर्व में भी पढ़ चुके थे कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा राजस्थान में खेतड़ी से व अरब प्रायद्वीप में ओमान से मंगाया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के नाप तोल के साधन या बाट प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। पूर्व की भांति प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की नाप तोल की क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार वो लेन देन में नाप तोल या बाटों का प्रयोग करते थे। आइए अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु, हड़प्पा सभ्यता के लोग विनिमय हेतु नाप तोल के लिए बाटों का प्रयोग करते थे। पहले बिंदु से स्पष्ट हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी विनिमय में बाटों का प्रयोग करते थे। दूसरा बिंदु, सामान्यतया बाट
चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे जो कि घनाकार होते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बाटों के लिए चर्ट नामक पत्थर उपलब्ध था और उसी से बाट बनाए जाते थे। तीसरा बिंदु, इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी से तात्पर्य है 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, जो कि 12,800 तक ये मान जाते थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर अनुसार थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाट दो प्रकार के थे। छोटे बाट द्विआधारी प्रणाली पर थे और जबकि बड़े बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। अगला बिंदु, धातु से बने तराजू के पलड़े भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी विनिमय में व माप तोल में तराजू का भी प्रयोग करते थे और माप तोल कर ही वस्तुओं का लेन देन करते थे। अगला बिंदु, हड़प्पा से मिली कांसे की छड़ पर निश्चित अंतराल पर चिन्ह लगे हुए हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों का लंबाई नापने का पैमाना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें जो कांसे की छड़ मिली है उस पर कुछ चिन्ह है। इससे लगता है कि यह नाप तोल का कोई फीता था या कोई स्केल था, इसी से लंबाई मापी जाती थी। अगला बिंदु, छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों के लिए किया जाता था। छोटे छोटे बाट भी मिले हैं, हो सकता है कि उससे कीमती धातुओं का माप तोल किया जाता हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाट प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण थी और विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग में ली जाती थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों तथा मुद्रांकनों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनः विद्यार्थियों, प्रश्न पर विचार कीजिए। इस प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता की दो तथ्यों पर रोशनी डालने के लिए कहा गया है। एक तो मुहरें और दूसरा मुद्रांकन। इन दोनों से संबंधित हमें तथ्यों को स्पष्ट करना है। आइए उत्तर लिखते हैं। पहला बिंदु, हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। यह विचारणीय है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें हैं, मुद्रांकन हैं, वह जो व्यापार प्रणाली में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कि लंबी दूरी के स्थान थे, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। दूसरा बिंदु, मुहरें चीनी मिट्टी, हाथी दांत और चूने की बनी एवं पॉलिश युक्त होती थी। हड़प्पा सभ्यता की एक विशिष्ट व्यवस्था थी मुहरें, और ये मुहरें चीनी मिट्टी की, हाथी दांत की, चूने की और पॉलिश युक्त होती थी, अलग अलग प्रकार की थी। ज़्यादातर जो मुहरें मिली हैं वह सेल खड़ी की बनी हुई मिली है। अगला बिंदु, मुहरों के पिछली ओर खूंटियाँ बनी हुई थी जिनमें छिद्र थे। अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारी लोग इसका प्रयोग सामान से भरे हुए पैसे पर या सामग्री पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। यदि थैला प्रेषित स्थान पर पहुंचने तक ठप्पा सही सलामत है तो माना जाता था कि थैले को खोला नहीं गया है और सामान सुरक्षित है। विद्यार्थियों, हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम कभी कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर सील लगी हुई होती है, एक मुहर लगी हुई होती है। वह सामग्री जब तक हमारे पास आती है, अगर वह मुहर या सील कटी फटी नहीं है तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सामग्री को रास्ते में कहीं खोला नहीं गया है, और यदि वह कटी फटी है, टूटी हुई है, तो हमें आशंका रहती है कि वह सामग्री या थैला मार्ग में असुरक्षित रहा है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी मुहरों के पीछे खूंटियाँ बनी होती थी, छेद होते थे, जिन्हें सामान से भरे हुए थैलों पर ठप्पा लगाकर लगा दिया जाता था ताकि सामान सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। अगला बिंदु, मुद्रांकन से सामान को भेजने वाले की पहचान का भी पता लगता था। जो मुद्रांकन थैले पर किया जाता था या किसी वस्तु पर लगाया जाता था, उस पर भेजने वाले की पहचान होती थी। उससे ज्ञात हो जाता था कि सामान किसने भेजा है। अगला बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली वस्तुओं में मुहरें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मुहरों के द्वारा हमें हड़प्पा संस्कृति के लोगों की कृषि, जानवरों, वस्त्रों, गहनों, बालों को संवारने के ढंग, कलाओं, उद्योगों, विश्वास और लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें एक विशिष्ट पहचान है। मुहरों पर जो चित्र बनाए गए उससे वहाँ की संस्कृति, कृषि, विभिन्न जानवरों, कलाओं व उद्योगों और साथ ही साथ मुहरों पर
लिपि भी खुदी हुई है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि वहाँ के निवासी लेखन कला में प्रवीण थे, उनके बीच में साक्षरता विद्यमान थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें तथा मुद्रांकन एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है और हड़प्पा सभ्यता की हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों माना गया है? इस लिपि की मुख्य विशेषताएं बताइए। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें 2 तथ्यों पर ध्यान देना है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम रहस्यमय क्यों मानते हैं, क्या वो पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई, साथ ही साथ इस लिपि की क्या विशेषता है उस पर भी हमें प्रकाश डालना है। आइए उत्तर लिखते हैं। उत्तर, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा लिपि अभी तक अपठनीय है, इस वजह से ही हम उसे रहस्यमय कहते हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार है। 1, हड़प्पई मुहरों पर पंक्ति के रूप में कुछ अंकित है। पुरातत्वविदों का कथन है कि शासक के नाम तथा पदवी का वर्णन है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं तथा सबसे बड़े अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हम प्रकाश डाल रहे हैं कि हड़प्पई जो मुहरें हैं वो पंक्ति में लिखी गई हैं, साथ ही साथ वहाँ उस पर शासक व उसके पदवी का नाम भी अंकित हो सकता है। और अधिकांश जो अभिलेख हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो मुहर मिली है वह अभिलेख मिला है, उसमें 26 चिन्ह है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अभिलेख पर कितने चिन्ह मिले हैं? तो हमें उत्तर देना है 26 चिन्ह मिले हैं। अगली विशेषता नंबर 2, यह लिपि स्वर तथा व्यंजनों पर आधारित वर्णमाली रूप में न होकर चित्रात्मक रूप में है, जो किसी बात या वस्तु का प्रतीक है। जिस प्रकार से हमारी जो लिपि है उसमें स्वर तथा व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा लिपि में यह स्वर व व्यंजन नहीं पाए गए हैं, जबकि यह चित्रात्मक लिपि है और चित्रों के माध्यम से इसमें बातें बताई गई है, भाषा का संप्रेषण हुआ है। आगे देखते हैं। लिपि के चिन्हों की जो संख्या है वह 375 से 400 के बीच में है। क्योंकि यह लिपि वर्णमाला की नहीं है, चित्रात्मक है, तो हमें लगभग 375 से 400 के बीच में चित्र मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। तीसरा बिंदु, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाईं ओर अंतराल अधिक है तथा बाईं ओर अंतराल कम है, जैसा कि लिखते समय बाईं ओर अंतराल कम पड़ गया हो। विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। चौथी विशेषता, इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं जैसे कि मुहरों, तांबे के औजारों, वर्तमान के किनारों, मिट्टी की पट्टिकाओं, आभूषण, अस्थियों तथा सूचना पट्टों पर प्राप्त हुई है। अलग अलग स्थानों से हमें यह लिपि प्राप्त हुई है और उन लिपि के चिन्हों को देखकर हमें यह ज्ञात होता है कि यह लिपि चित्रात्मक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हड़प्पा लिपि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम हड़प्पा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नाम व उदाहरण बताइए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई प्रणाली व उसके साधनों के नाम साथ ही उदाहरण भी हमें बताने हैं। आइए उत्तर लिखते हैं। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मुख्यतया नहरों, कुओं एवं जलाशयों का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था। पहला बिंदु, शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ से नहरों के अवशेष हमें मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता में नहर प्रणाली विकसित थी। दूसरा बिंदु, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से तो लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। तीसरा उदाहरण, धोलावीरा, गुजरात। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से जलाशयों के अवशेष मिले हैं जिनका उपयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। विद्यार्थियों, धोलावीरा में जल संचयन प्रणाली में छोटे छोटे कुंड व जलाशय पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इसका प्रयोग कृषि हेतु या जल संचयन हेतु किया जाता था। विद्यार्थियों, आज हमने ये 5 प्रश्न किए हैं। ये पांचों प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता को समझने में इन प्रश्नों का योगदान आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा व हड़प्पा सभ्यता को समझने में सहायता मिलेगी। पुनः एक नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक निरंतर अध्ययन करते रहिए
और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।